अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे खुशामदीद। एक नए दिन का आगाज़, एक नई खुशी, एक नए जज्बे से, इस खुशी के साथ कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपको खुश रखना, आपकी ज़ात को खुश करना दूसरों की ज़िम्मेदारी है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि दूसरों की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी को दूसरों के नाजुक कंधों से उतार लीजिए और अपनी ज़िम्मेदारी को खुद पूरा कीजिए कि आप खुद को खुश रखने के खुद ज़िम्मेदार हैं। ये आज ज़िम्मेदारी हो गई सुबह सुबह, वो इसी वजह से कि आपको याद करवाया जाए कि छोटी छोटी सी चीज़ों में आप बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। अगर आज आपको मौका मिल रहा है कि आप ऑफिस के बाद जो है शॉपिंग करने जा सके तो उसमें खुशी है। अगर आपको लग रहा है कि आज आपके बॉस ने आपकी तारीफ़ कर दी है तो यकीन जानिए इससे अच्छा दिन आपको और कोई ज़िंदगी में नहीं मिलने वाला, क्योंकि बॉस की तरफ से जो तारीफ़ होती है ना वो बहुत कम मिलती है। सो जो छोटी छोटी सी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं उन छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी खुशियों को तलाश कीजिए और फिर देखिएगा कि आपका दिन और ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। और इसी तरह आप हमें बताएंगे राइजिंग पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर कि आपको कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो खुशी देती हैं, ताकि हम उसको अपने सेगमेंट्स के थ्रू लोगों को बता सकें कि देखिए हमारे देखने वाले तो उन छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी खुशियाँ जो है वो ढूंढते हैं। ये जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम आपको बताते हैं जनाब, राइजिंग पाकिस्तान की टीम लेकर आई है इन छोटी छोटी खुशियों को बड़ा करने। जिस तरह मैंने कहा ना छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ी खुशी देती है। फातिमा आएंगी और फातिमा हमें बताएंगी कि बुक रिव्यू यानी एक किताब जिसको आप पढ़ते हैं उसको पढ़ने के बाद आपको कितनी खुशी मिलती है। वो खुशी वो सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रख रही, वो हमारे साथ शेयर करने जा रही हैं द बुक ऑफ रूमी का रिव्यू। सो मैं देखना चाहती हूँ कि वो चीज़ें जो शायद हम भूल चुके हैं या जो मैंने नहीं पढ़ी हुई हो सकता है। एक्चुअली मुझे लास्ट टाइम फातिमा ने एक बुक रिकमेंड की थी, सो मैंने उस बुक को ख़रीद लिया है, अब मैंने उसको पढ़ना शुरू कर लिया है। सो जैसे मैं उसको कंप्लीट करूँगी फिर मैं फातिमा को जो है उसका रिव्यू दूँगी। सो ये होता है टीम वर्क, इस तरह से हम टीम में काम करते हैं। आपको बता दें जनाब, इसी के साथ तैयबा आएंगी, तैयबा लेकर आएंगी 3 अच्छी खबरें। मूड उनका जब अच्छा होता है तो मुझे ये पता होता है कि वो कुछ सरप्राइज़ रखती हैं। अच्छा वैसे वो शेयर कर भी देती हैं, लेकिन जब कोई बहुत एक्साइटिंग हमारे पास गुड न्यूज़ में होती है ना कोई खबर, फिर वो उसको डिस्क्लोज़ नहीं करती। वो कहती है नहीं वो तो मैं सबके साथ ही बताऊंगी। मैं कहती हूँ मुझे तो बता दें, मैं भी थोड़ी ओपनिंग में खुशी का इजहार कर लूँ। वो कहती है ना ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। फिर हम कहते हैं चलिए ठीक है, आप खुश, हम सब खुश तो आप खुश, तो ये खुशी का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। आपको बता दें ट्रेनर काशिफ हमारे साथ होंगे। वर्कआउट ऐप्स का आज वो लेकर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत लेज़ी हो गया आप लोग, मतलब क्या सुबह सुबह खुशी की बात कर ली, अच्छे खाने की बात कर ली, तो रिबेका इसका क्या मतलब है कि आप लोगों की जान छूट जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ट्रेनर काशिफ एक्सरसाइज के सेगमेंट में हमें वर्कआउट बताने जा रहे हैं ऐप्स का। देखते हैं कि आज वो किस तरह से मुझे, आपको और हमारे देखने वालों को ट्रेन करते हैं। इसी के साथ महर आएंगी और महर आज का जो सेगमेंट है वो बहुत ही अमेजिंग करने जा रही है। वो ट्रिब्यूट पेश करने जा रही है मसूद राना साहब को। जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं, पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो यकीनन मसूद राना एक ऐसा बड़ा नाम है जिनको सुने बगैर आप, मैं ये नहीं कह सकती कि आपके कानों को जो है वो रस खुले हों आपके कानों में, या आपको मज़ा आया हो कि अच्छा ये म्यूज़िक या ये गायक अगर ना होते तो पाकिस्तानी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो इतने बड़े नाम में ना आती। इसी के साथ आपको बता दें हमारे मेन सेगमेंट यानी गेस्ट सेगमेंट में आज हमारे मेहमान होंगे। अच्छा, हमारे मेहमान का तारुफ कि वो राइटर हैं, वो परफॉर्मर हैं, लेकिन उनकी एक और बड़ी पहचान है। अगर मैं ये कहूँ कि बंधन ड्रामे के इरफान अहमद उर्फ़ी से अगर आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं तो यकीनन हमारे देखने वाले बहुत जल्दी से जो है इस चीज़ को समझ गए होंगे कि आज हमारी मुलाकात किस शख्स से होने वाली है। सो अभी ये सारी राइजिंग पाकिस्तान की जो टीम है ये पूरी ट्रेन तैयार हो चुकी है। अभी मैं लूँगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो फातिमा आएंगी बुक रिव्यू के साथ। कहीं नहीं जाना, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और कितना अच्छा लगता है जब आपको ये पता चलता है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किताबों को बहुत शौक़ से पढ़ते हैं, वो अपना ज़्यादा वक्त जो है वो किताब पढ़ने में सर्व करते हैं। सो ये मुझे लगता है कि मुझ जैसे लोग जो थोड़े से इस मामले में वीक हो जाते हैं ना, जब स्कूल कॉलेज तक जब तक आपको फोर्सफुली कहा जाता है कि आपने किताब पढ़नी है तब तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं। तो ऐसे बच्चे इसलिए होते हैं कि वो होस्ट को मोटिवेट कर सके। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग रिबेका, आप ही कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से, आप कैसी हैं? मैं ठीक। तो आज आप हमें रिव्यू देने जा रही हैं द बुक ऑफ रूमी पे। तो सबसे पहली बात, द बुक ऑफ रूमी ये ओरिजिनल मौलाना रूमी की बुक है और ये ओरिजिनली
पर्शियन लिटरेचर में लिखी गई थी। मौलाना रूमी ने इसको पर्शियन में लिखा था, लेकिन जो मैं आपको जिस बुक पे रिव्यू दे रही हूँ इसको ट्रांसलेट किया है मरियम माफ़ी ने, ठीक है, और इसका फॉरवर्ड है नरगिस फरजाद। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेशन में आप चाहे वो पढ़ते हो। क्योंकि ओरिजिनल पर्शियन लिटरेचर में थी, तो अब इसको ट्रांसलेट किया है मरियम माफ़ी ने और अब ये इंग्लिश में आ गया। ठीक है। तो जिस तरह हम नॉवेल्स पढ़ते हैं और उन नॉवेल्स में एक स्टोरी की कंटिन्यूएशन चल रही होती है, यानी एक स्टोरी कंटिन्यू हो रही होती है टिल द एंड ऑफ द नॉवल। इस बुक में डिफरेंट 105 फेबल्स हैं और स्टोरीज़ हैं। ठीक है, 105, हाँ, डिफरेंट है, हर एक डिफरेंट है। तो आज मैं आपको इनमें से 2 स्टोरीज़ पे रिव्यू दूंगी। ठीक है, ये 2 मेरी फेवरेट हैं इसलिए मैं इन पे आपको रिव्यू दे रही हूँ। एक है द डेफ मैन एंड हिज सिक नेबर, और दूसरी है द प्रोफेसर एंड द सेलर। सो पहले आप देने जा रही हैं द डेफ मैन एंड हिज नेबर, ओके, और दूसरी है द प्रोफेसर एंड द सेलर। ठीक है, तो जो पहली है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, द डेफ मैन एंड हिज सिक नेबर। तो एक बंदा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ना हीयरिंग जो होती है वो कम हो रही होती है, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता बहरा हो रहा होता है, लेकिन उसको अपने आप में बड़ा प्राउड होता है, उसको मतलब कि बड़ा गरूर करता होता है कि नहीं यार, मैं दुनिया को ये नहीं बता सकता कि मैं डेफ हूँ, अगर मैंने बता दिया मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी, इस तरह अक्सर लोग होते हैं। अच्छा, वो ये सोचता है, तो वो किसी को नहीं बताता कि मैं डेफ हूँ। एक दिन वो मार्केट से वापस आ रहा होता है, तो उसका एक नेबर होता है, वो उससे कहते हैं कि यार हमारा जो साथ रहते हैं ना, वो उनको ना बुखार हो गया, वो बहुत बीमार है, तो अब तुम उसको ऐसा करो, एक विज़िट पे कराओ, उस बेचारे का कोई फैमिली मेम्बर नहीं है जो उस बेचारे के पास कर सके। एग्जैक्टली, तुम उसको बस एक विज़िट पे कर लो, उसकी हाल चाल पूछ लो। अब उसको समझ नहीं आ रही होती वो क्या कह रहा है, लेकिन खैर वो किसी ना किसी तरीके से उसके होंठ पढ़ के मतलब कि समझ जाता है, कोशिश करता है कि क्या कह रहा है। खैर वो समझ जाता है कि वो क्या कह रहा है। अब वो घर आता है, वो बड़ा परेशान होता है, वो कहता है मैं किस तरह खबर लूँगा, मुझे तो सुनता ही नहीं है बादा। खैर वो बैठा होता है, उसके दिमाग में आइडिया आता है, वो कहता है मैं क्वेश्चंस प्लान कर लेता हूँ जो हम आम क्वेश्चंस पूछते हैं। वो कहता है मैं उससे पहले पूछूंगा कि अच्छा आप कैसे हैं अब, तो वो कहेगा अल्लाह का शुक्र है, मैं बस सर्वाइव कर रहा हूँ। मैं उसको आगे से कहूँगी थैंक गुडनेस। फिर मैं उससे पूछूँगा आपने रात को क्या खाया था, वो कहेगा मैंने एक बाउल ऑफ सूप पिया था। मैं कहूँगा वाओ फंटास्टिक। उसके बाद वो कहता है कि फिर मैं उससे पूछूंगा कि आपको कौन सा डॉक्टर ट्रीट कर रहा है, वो कहेगा कि हमारा एक लोकल डॉक्टर है वो। मैं कहूँगा वाह यार वो तो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स है। खैर वो इस तरह प्लानिंग करके वो कहता है मैं ये क्वेश्चन करूँगा और मुझे ये आंसर जाएंगे, वो प्लानिंग कर लेता है, इस तरह में आम आंसर जाते हैं। अगले दिन वो नेबर के घर जाता है, अब उसका प्लान उल्ट हो जाता है, अब उसको तो सुनता ही नहीं है। वो उससे पूछता है कि अच्छा अब आप बताएं आप कैसे हैं। अब उसने आंसर प्लान किया होगा कि उसने किया होता है कि वो मुझे बताएगा कि अल्लाह का शुक्र है मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, लेकिन अब उसका नेबर जवाब देता है मैं तो मर रहा हूँ, आई एम डाइंग। आगे से वो डेफ मैन कहता है थैंक गुडनेस, उसने तो आंसर प्लान किया होता है क्योंकि उसको तो सुनाई ही नहीं दे रहा। एग्जैक्टली ओके। फिर वो उससे पूछता है कि आपने लास्ट नाइट क्या खाया था। अब उसने सोचा होता है कि वो कहेगा वेजिटेबल सूप, वो कहता है पॉइजन, वो कहता है फैंटास्टिक। अब उसको पता ही नहीं है क्या कह रहा है। अच्छा खैर एंड पे वो पूछता है कि आपको कौन सा डॉक्टर ट्रीट कर रहा है। उसने सोचा होता है वो कहेगा कि वन ऑफ द लोकल डॉक्टर्स, लेकिन वो बंदा कहता है अराजल द एंजल ऑफ डेथ, यानी वो मरने लगा। तो आगे से वो डेफ मैन कहता है वाह वो तो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रही। तो वो बेचारा चले जाता है और जो बेचारा सिक नेबर होता है उसके सारे स्पिरिट्स डाउन हो जाते हैं, लेकिन उसको क्या पता कि अगला बंदा था ही डेफ, सुन ही नहीं रहा वो क्या कह रहा है। सो इसको अगर आप कंक्लूड करो और आप इसका कंक्लूजन क्या निकालते हो, फिर मैं बताऊंगी कि मैंने इसका आई थिंक कि मैंने जो कंक्लूजन निकाला है वो ये निकाला है कि आपको गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें डेफ मैन ने गरूर ही किया था ना अपने आप में। उसने दुनिया को नहीं बताया कि मैं डेफ हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन उसने देखें पूरी दुनिया को हर्ट कर दिया, उसने अपने नेबर को हर्ट कर दिया ना काइंड ऑफ। और इसी के साथ बात में मैं एक और चीज़ कहूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। वो जो पेशेंट जो सोच रहा था कि डेफ मैन है, यानी आप किसी से अपनी कोई बात कहते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आपको वो तमाम तर बातें असरअंदाज कर लेनी चाहिए, अगर क्योंकि वो सुन नहीं रहा। सो नॉर्मली हमें पता नहीं होता हमारे इर्द गिर्द लोगों से जब हम अपनी कोई बात कहते हैं क्या वो उतने गौर फिक्र से हमारी बात सुनकर उसका जवाब दे रहे हैं या वो इग्नोरेंस में कह रहे हैं अच्छा हाँ ठीक है। सो आई थिंक हमें खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल कर सकें। एग्जैक्टली। सो व्हाट वी हैव नेक्स्ट, तो जो सेकंड स्टोरी है वो है द प्रोफेसर एंड द सेलर। तो एक प्रोफेसर होता है, दोपहर हो गई होती है, दिन इनका मतलब कि कोई बीच का टाइम होता है और उसने पढ़ा लिया होता है, तब उसने आइलैंड की दूसरी साइड पे जाना होता है। तो वो एक बोट में बैठ जाता है जो उसको सबसे करीब होती है, वो उसमें बैठ जाता है, उसमें एक सेलर होता है। अच्छा प्रोफेसर उसमें बैठ जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है, अपने आप को कंफर्टेबल करता है बोट में, बोट चलने लग जाती है। अब वो सेलर का ना बड़े मतलब कि गौर से देख रहा होता है, देख के वो कंक्लूजन निकालता है कि ये मुझे अनपढ़ लग रहा है।
तो वो ना उसको कहता है, प्रोफेसर कहता है कि आप कभी स्कूल गए या कोई आपने कॉलेज अटेंड किया, आप पढ़े लिखे हो? तो आगे सेलर कहता है नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो आगे से उसका प्रोफेसर जवाब देता है, लो ये भी कोई बात हुई, जिसने पढ़ाई नहीं की उसने तो अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा मिस कर दिया। ठीक है। जिसने पढ़ाई नहीं की उसने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा मिस कर दिया। खैर सेलर चुप रहता है, खामोश रहता है, वो इंतज़ार करता है। अभी वो रास्ते के बीच में ही होते हैं कि एकदम तूफ़ान आ जाता है। तो अब सेलर को मौका मिलता है रिवेंज लेने का, तो वो बड़े कनिंगली पूछता है प्रोफेसर से कि आपको स्विमिंग आती है? तो प्रोफेसर कहते हैं नहीं, मुझे क्या स्विमिंग आएगी, मेरी तो फील्ड पढ़ाना है। तो आगे से सेलर कहता है चलें, आपको तो अब स्विमिंग नहीं आती, मैंने तो ना पढ़ के अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा मिस किया था, अब आप अपनी पूरी ज़िंदगी का ही हिस्सा मिस कर देंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर बोट डूब गई तो आप फिर ज़िंदगी तो आपकी आगे रहेगी नहीं, तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी मिस कर देंगे। तो फिर इससे आई थिंक टू कंक्लूड इससे हमें लेसन ये मिलता है कि एवरीथिंग हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस। यस, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है। बिल्कुल। और आप कभी भी किसी से ये नहीं कह सकते कि एक काम अगर किसी को आता है और कोई काम दूसरे को नहीं आता। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमें सीखना चाहिए। जैसे मुझे लगता है, आप यकीन कीजिए, मैंने अपने मैट्रिक तक इस आदत को रखा हुआ था किताब के पढ़ने की, लेकिन अब आपकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ी सी ये मेरी हैबिट हो गई है दोबारा से कि मुझे बुक रीडिंग दोबारा से शुरू करनी चाहिए। कभी भी किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। सो आई थिंक हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए। आपको ये हैबिट वैसे कैसे हुई किताब पढ़ने की? स्कूल से या पेरेंट्स ने कहा कि आपको बुक रीडिंग करनी चाहिए? मुझे स्कूल से डली थी। मैंने स्कूल में 1-2 बुक्स रीड की और मुझे बड़ी फ़िक्शन मैंने रीडिंग स्टार्ट की फ़िक्शन की, और मुझे इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ रीडिंग में, बस फिर मैं पढ़ती गई और इंटरेस्ट बिल्डअप होता रहा। तो मुझे भी स्कूल से पढ़ा, क्योंकि स्कूल में लाइब्रेरी थी, तो फिर वहाँ से तो वहाँ से मैं बुक्स बोरो करके, बस ये बड़ी अच्छी आदत है। फातिमा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द अमेजिंग सेगमेंट। गॉड ब्लेस यू। अभी हमें बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक के जाने। ब्रेक के बाद तैयबा आएंगी। तैयबा बड़ी खुश हैं क्योंकि उनके पास है 3 अच्छी खबरें। वो कौन सी 3 अच्छी खबरें हैं वो हमें बताएंगी। आप भी खुश हो जाएंगे, मैं भी खुश हो जाऊंगी। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो आप सोच रहे हैं ना कि आपने दिन का आगाज़ कर लिया है और आज कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है कि आप सोच रहे कि दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास 3 अच्छी खबरें जो है देने वाली एक बेस्ट फ्रेंड हैं और उनका नाम है तैयबा। वो आपके दिन को अच्छा बनाने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र से। तैयबा, आपको पता है कि मैं मतलब वो थे ना कि आप कुछ लोगों से आपकी दोस्ती इसलिए होती है कि वो आपको कुछ सिखाते हैं या आपको कुछ उनसे ना सीखने को मिलता है। आपसे मेरी दोस्ती की वजह आपको पता है कि मैं गुड न्यूज़ देती हूँ। 3 अच्छी खबरें हर बार, 3 अच्छी खबरें हर दिन को अच्छा बना देती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज आपके पास कौन सी 3 अच्छी खबरें? आज की जो मेरी गुड न्यूज़ है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी हैं और वाकई बहुत गुड है, स्पेशली कुछ स्टूडेंट्स या वो लोग जिनको बाहर तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ है। और अक्सर हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ जाना, वहाँ पे एजुकेशन हासिल करना सबका ख्वाब होता है। और गुड न्यूज़ ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी तलबा और फैकल्टी मेंबर्स को स्कॉलरशिप और फेलोशिप देने का जो है वो ऐलान किया है। और इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी, सबसे मज़े की बात ये जो मुझे अच्छी लगी है कि इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी कल्चर और एक्टिविटीज़ को भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रमोट किया जाएगा। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान, मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं बेनज़ीर भुट्टो की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, तो उन्होंने भी अपनी जो एजुकेशन है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की। कितनी अच्छी खबर है एक्चुअली, जिस तरह आपने अपनी गुड न्यूज़ में ही बताया कि सबको ही वहाँ जाकर पढ़ने की ख्वाहिश होती है। लेकिन इसके साथ अच्छी बात यह है कि वहाँ पर अब जब पाकिस्तानी कल्चर या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स पूरी दुनिया से ही वहाँ पर आते हैं, सो वो एक जो खुशी है कि वहाँ पर पाकिस्तानी जिस तरह से अपने कल्चर को और अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे ना तैयबा, वो बहुत प्राइड की बात है। सही बात है कि हम लोग अपनी अगर कंट्री की बात करते हैं तो हम लोग अगर लेट्स सपोज हम कल्चर में अपने वार्डरोब का डिस्कस कर लेते हैं, अपने ड्रेसेस को डिस्कस कर लेते हैं, तो मज़े की बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे जब आप पाकिस्तानी ड्रेसेस को प्रेजेंट करेंगे, जो हमारे कमीज शलवार है या कुर्ता वटेवर जो भी, तो ये सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट होगा कि इतने लोगों में हम अपना कल्चर और अपना आप प्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर और पूरी दुनिया के सामने। बिल्कुल ऐसे, और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। सो आई गेस कि ये खबर तो उनके लिए और समेत हमारे तो प्राइड की बात है ही, लेकिन
जो पढ़ना और जिनको बड़ा शौक़ है कि वो अपना बेस्ट दें और दुनिया को बता दें कि पाकिस्तानी जो हैं वो किसी से कम नहीं है, तो ये इनके लिए बड़ी खुशाइन बात है। बिल्कुल जी, सेकंड गुड न्यूज़। सेकंड गुड न्यूज़ रिबेका, मैंने जब ये गुड न्यूज़ पढ़ी खुशी भी हुई, लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस भी हुआ हमारी इंडस्ट्री का। उमर शरीफ जो कि इस दुनिया फ़ानी से जो है वो रुखसत फरमा कर चुके हैं और वो चले जा चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। तो उन्हीं से रिलेटेड है और उनके लिए क्या इक़दामात किए गए, बहुत ही मज़े की बात है। और ये अच्छी मुझे पता है चीज़ क्या लगती है कि हमारे लेजेंड्स को परमानेंट याद रखने के लिए कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान कर ली जाती हैं कि उनके नाम को देखते ही एकदम माइंड में आ जाता है कि हमारे लेजेंड थे, जो कि इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका नाम हमेशा हमारे साथ रहेगा। उमर शरीफ पाकिस्तान के वो फ़नकार थे जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो प्रमोट किया। हमने गुज़श्ता दिनों में इनकी जो मौत का सदमा, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि हम लोगों ने सुना, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट था, लेकिन ऐसे हीरोज़ और फ़नकारों को याद रखने और इन्हें ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि कराची इंतज़ामिया ने शहीद मिल्लत और हैदर अली रोड के जो जंक्शन पर जो अंडरपास का जो नाम है उसका नाम उमर शरीफ अंडरपास जो है वो रखने का ऐलान किया है। उमर शरीफ के जाने के बाद इनको इखराज तहसीन पेश करने के लिए ये एक बहुत ही उम्दा कोशिश थी। जिस तरह से तैयबा आपने बताया कि इस खबर का मकसद सिर्फ ये बताना है कि अपने हीरोज़ को कभी भी भूला नहीं जा सकता और हम वो कौम है जो हमेशा से अपने हीरोज़ को याद रखते हैं। क्योंकि जिस तरह से आपने उमर शरीफ की बात की, एक ऐसा लेजेंड जिसने अपनी ज़िंदगी में लोगों को सिर्फ हंसाया। वरना हम बात करते हैं ना कि कोई आर्टिस्ट है हर तरह का किरदार निभाता है, लेकिन ये वो शख्स था जिसने हमेशा लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट जो है वो बिखेरी है। मुझे अभी भी याद है कि जब भी हम उमर शरीफ को स्क्रीन पे देखते थे तो हम यही कहते हैं कि अच्छा अभी कोई ऐसी बात होगी जिससे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। तो सोचें कि एक इंसान बगैर बोले अपनी सिर्फ चेहरा दिखाकर आपको इतना खुश कर देता है, तो डेफिनेटली अपने लेजेंड्स को कभी भी भूला नहीं जा सकता। और उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इतना सॉफ्ट इमेज, इतना एक लाइट वो कहते हैं ना इमेज बिल्ड किया, और जहाँ पर भी वो जाते थे वो लोग कहते थे अच्छा पाकिस्तानी ऐसे हैं, इतने खुशगुफ्तार हैं और इतने अच्छे तरीके से बात करते, तो वो हमेशा से ही चीज़ों को रिप्रेजेंट करते थे एक बहुत ही लाइटर मोड में। अच्छा, एक मज़े की बात ये रिबेका, अगर हम लोग अभी बात करें ना, मेरी जो पसंद होगी शायद वो मेरे पेरेंट्स की नहीं है, और हो सकता है कि जो हीरो या कोई उनको पसंद है तो वो उनको अपने ज़माने के कोई पसंद होंगे, लेकिन जब भी उमर शरीफ की हम बात करें तो हमारे घर में हर बच्चा भी उनको पसंद करता है, उनको जानता है। और जब भी अगर आप उनको स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनका प्रोग्राम देख रहे हैं, तो कभी भी कोई ये नहीं कहता था कि मुझे अपना चैनल लगाना है या मुझे किसी और प्रोग्राम को देखना है। हम सब मिलके भी वो देखने को तैयार होते थे कि हाँ हमने ये ज़रूर देखना। वो हर जनरेशन के फेवरेट है। बिल्कुल जी। ओके, जो अब मैं बढ़ती हूँ अपनी थर्ड गुड न्यूज़ की तरफ, और वो ये है कि किसी मुनफरिद और मुख्तलिफ अगर हम काम की बात करते हैं तो कोई रिकॉर्ड बनाना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कोई इतना आसान नहीं है। और मिनिएचर आर्टिस्ट एहसन क़य्यूम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार फिर से अपना नाम दर्ज करवा लिया है। एहसन क़य्यूम ने दुनिया का सबसे छोटा वैक्यूम क्लीनर तैयार किया है, और इसको तैयार करने के लिए पेंसिल लेड का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, ये लेड पेंसिल वाला ना मुझे बड़ा वो यूनिक सा लगा है, और ये एक मुकम्मल वैक्यूम क्लीनर है जो कि कोने खुदरों से डस्ट निकालने की सलाहियत रखता है, और सफाई के काम से तो निजात मिल जाती है। वैसे सफाई के काम वो होते हैं, घर में सफाई वगैरह कभी की है, इससे कोई डस्टिंग वगैरह करनी पड़ जाए, या वो अक्सर होता है ना, अम्मा कह रही होती है कि बिल्कुल कोने खुदरों को साफ करना है, कोई डस्ट बाकी ना रहे, तो कभी ये बहुत बड़ी सहूलत हो गई है। जो अपनी बचत की तरफ जा रहे होते हैं कि अम्मी काम तो मैं कर लूं, लेकिन देखें वो इतना कॉर्नर पे वो ना मुझे नजर नहीं आया, तो इसलिए बचत हो जाती थी। लेकिन इस तरह की जो एक्टिविटीज हम अपने इर्द गिर्द होती देख रहे हैं कि किस तरह से लोग छोटी छोटी चीज़ को लेकर आई थिंक तैयबा आगे बढ़ते हैं, और एक सोच होती है। हम इसको सफाई के हवाले से अगर अभी ना देखें, आप एक टैलेंट के हवाले से देखें, और जब भी हम देखते हैं ना कि हाँ इस तरह की क्रिएटिविटी हो रही है, तो फिर आप सोचते हैं कि हाँ ये इनोवेशंस जो हैं वो पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं या पाकिस्तानी कौम के जो नौजवान हैं, उनका विजन कहीं पर रुका हुआ नहीं है। ऐसी बात वो सिर्फ किसी ना किसी तरीके से एक जो है उनको कड़ी चाहिए होती है, और वो सिलसिला जारी रहता है। अच्छा, वैक्यूम क्लीनर की हम बात करें ना, तो हमारे घर में ना स्पेशली मतलब जहाँ पे बहनें ज़रा होती है ना ज़्यादा, तो आपके घर में भी होता होगा कि कभी भी जब बात आती है डस्टिंग की, सफाई की, तो अम्मा उसको कह देना, मैं तो अभी करके बैठी हूँ, आप हर काम मुझे कहती हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें, एक तो ये कि आपका टाइम सेव कर रही हैं, और दूसरी बात ये कि
अभी जैसे वैक्यूम क्लीनर है, अगर घर में कोई भी की नई चीज़ आती है ना तो वो कोशिश होती है इससे पहले मैं कर लेती हूँ ना। अच्छा, ये पहले होता मैं है। इसको वो एक अपने अंदर ना वैसी एक अजीब सी वो एक होती है कि यार नहीं मुझे पहले करना चाहिए, उसको रहने दो, पहले मुझे ये काम कर लेना चाहिए। तो उसके वो अम्मा की भी सहूलत हो जाती है कि चलो ठीक है, एक शौक में ही सही लेकिन वो काम कर रही हैं, उनकी भी आसानी और हमारा भी काम हो और जाता आप भी है। मदर की गुड बुक में आ हाँ, जाते good हैं। book में आ पता जाते नहीं, हैं। मैं तो कभी नहीं आई काम के हवाले से। थैंक यू सो वेरी मच तैयबा। You're welcome, Rebecca. वेरी वेरी ग्रेट डे। थैंक यू। अभी हम बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक के जाने। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ट्रेनर काशिफ देंगे हमारा साथ। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। साथियों, आज का जो हमारा वर्कआउट है वो पेट का वर्कआउट है। पेट को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि पेट के भी मसल्स होते हैं। पेट के मसल्स जो हैं उनको डेवलप करने से ही आपकी डब्बियाँ बनती हैं, जिनको आम अल्फाज में हम यूजुअली कह रहे होते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। 6 पैक्स, 8 पैक्स, 10 पैक्स, डिपेंड करता है कि आपका टॉर्सो कितना बड़ा है, उस हिसाब से आपके एब्स होते हैं, एब्स बनते हैं। हर एक की एब्डोमिनल वॉल होती है, लेयर होती है एब्स की, उसके ऊपर फिर फैट की तहें बनती रहती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी फैट परसेंटेज कितनी है, तो उसको ड्रॉप करते करते फिर एब्डोमिनल वॉल आपकी क्लियर होती है। लेकिन क्लियर तो हो जाती है, समटाइम्स मसल्स जो हैं वो पॉप अप, अंग्रेज़ी में कहते हैं, नज़र नहीं आ रहे होते हैं, डिफाइंड नहीं होते हैं। उनको डिफ़ाइन करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम लोग पेट को ट्रेन करते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, समटाइम्स जब हमें फ़ैट को हमने कम करना होता है तो हमें हाई रेपिटेशंस पे ट्रेन करना पड़ता है। हाई रेपिटेशंस के साथ कम जो रेस्ट है, सुकून की हालत में जाना पड़ता है। हाई रेपिटेशंस जिसमें बॉडी वेट इन्वॉल्व होता है, यानी कि आपने मशीन्स और डंबल्स और इक्विपमेंट को यूज़ नहीं करना। लेकिन जब बात करती है एब्स बनाने की, मसल डेवलप करने की, पॉप अप करने की, डब्बियाँ दिखाने की ना, डब्बियाँ बनाने की, तो फिर मसल डेवलप होता है। वहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाती है। जब मैं कहता हूँ रेजिस्टेंस आ जाती है तो वहाँ पे आपका वॉल्यूम, आपका इक्विपमेंट, आपके डंबल्स, मशीन्स इन्वॉल्व होती हैं। तो आज हम डंबल्स के ज़रिए अपने पेट को ट्रेन करेंगे। चंद वर्जिश की हरकत है साथियों, वक्त की कैद में रहते हुए कोशिश करेंगे तेज़ तेज़ आपको समझाएं भी, उसको साथ लेके चलें, आप मुझे फॉलो भी करें। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डंबल्स चाहिए जो कि कोशिश करें कि आपके पास 2 डंबल्स हैं, दैट्स फाइन। अगर आपके पास 4 डंबल्स हैं तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उससे ये होता है कि आपको थोड़ी सी ग्रिप प्लेसमेंट हो जाती है। किस हवाले से कि अगर आपने पाँव कहीं फंसाने हैं, अपने पंजे फंसाने हैं, अदरवाइज़ किसी भी सरफेस पे, किसी बेस पे, टेबल के नीचे पाँव फंसा के आप वर्जिश की हरकत कर सकते हैं। अच्छा साथियों, हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले हमने अपने वार्म अप एब्डोमिनल को करना है। ये स्मॉल रेंज ऑफ मोशन है, डिफरेंट वेरिएशन अब जैसे पुरकार होती है उसकी तरह से एंगल्स हम ड्रॉप करते हैं अपने पेट के मसल्स को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। तो अब हाई एंगल पे रहते हुए आपने स्मॉल रेंज यूज़ करने की, यहाँ तक जाएंगे और आपने नाइस एंड कंट्रोल, अपने घुटनों की हेल्प ले सकते हैं, इनको पकड़ के, या किसी का सहारा ले सकते हैं, किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं और आपने नाइस एंड कंट्रोल आप यहाँ हाथ रख के कोशिश करें कि कम से कम सपोर्ट लें और अपने एब्डोमिनल वॉल को फील करें, ताकि आपके जो मसल्स हैं पेट के वो इन्वॉल्व होके आप वार्म अप महसूस कर सकें। इसके बाद हम क्या करेंगे साथियों, यहीं पे रहते हुए विदाउट एनी ब्रेक, एब्डोमिनल वॉल टाइट है, जाएंगे पीछे जाएंगे, यहाँ रहेंगे और फिर आप ऊपर आएंगे। इसी इंटेंसिटी के साथ, इसी रेजिस्टेंस के साथ आप जाएंगे, कंट्रोल्ड पीछे जाएंगे एंड देन ऑल द वे। लेकिन आपने फुल ऊपर नहीं आना, यहाँ मसल रिलैक्स हो जाएंगे। कहाँ थे टाइट हमारे मसल, यहाँ टाइट है, थोड़ा सा डिक्लाइन, यहाँ टाइट है और हमने यहीं से जाते हुए रेजिस्टेंस ऐड करनी है। बिल्कुल एहतियात से, नाइस एंड कंट्रोल। जब मैं नाइस एंड कंट्रोल कहता हूँ इसका मतलब यह है कि बिल्कुल आपने सुकून से, एहतियात से, कोई जल्दी नहीं करनी है। सांस लेते रहिए, कम से कम जितने रेपिटेशंस आप कर सकें बहुत अच्छा है। कोशिश करें कि हाई रेपिटेशंस करें ताकि एब्डोमिनल वॉल आपकी अच्छे तरीके से वार्म्ड अप हो जाए। जैसा कि मिसाल के तौर पे कम से कम 15 रेपिटेशंस, 20 रेपिटेशंस। इसके बाद हमने क्या करना है साथियों, हमने स्टैंडिंग पोजीशन पे आना है। बॉडी वेट के साथ ही हम अच्छे तरीके से वार्म अप करेंगे अपनी बॉडी को। क्या करेंगे, हाथों की पोजीशन यहाँ पे आई और आपने क्रॉस बॉडी टच करना है। हाई ट्विस्ट। अब क्या हो रहा है कि पूरा ऊपर आ रहा है, एब्डोमिनल वॉल कंप्रेस कर रहे हैं हम, पेट के मसल्स को स्क्वीज कर रहे हैं। कैसे, ये स्क्वीज हुआ, स्क्वीज के साथ अब ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट आया तो आपकी साइड वॉल जो है उसको ट्रेन करेंगे। शुरू करते हैं। कंट्रोल, जितना घुटना ऊपर आएगा उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना कॉन्ट्रैक्शन बनेगा। शुरू करते हैं और कोशिश करें कि घुटने के साथ आपकी कोहनी जो है वो टच हो रही है।
अगर नहीं हो रही कोई मसला नहीं है, आपकी फुल रेंज ऑफ मोशन है। फुल रेंज ऑफ मोशन है कि हो सकता है किसी की कोहनी यहाँ तक पहुँचे, घुटना यहाँ तक है, इट्स फाइन। आप डे बाय डे रेंज ऑफ मोशन बढ़ती जाएगी आपकी। 20 रेपिटेशंस किया आपने, देन टू द अदर साइड, कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए जब मैं एक्सर्ट करता हूँ, जब मैं टच करने की कोशिश करता हूँ कोहनी को, तो मैं सांस छोड़ता हूँ, विच मीन्स कि आपको जब एक्सर्ट करना है तो सांस को छोड़ना है। कॉन्ट्रैक्शन, स्क्वीज, माइंड बॉडी कनेक्शन, जिस मसल को ट्रेन कर रहे हैं जहन में सोचना है, टाइट किया, हिट किया, 15 से 20 रेपिटेशन। साथ ही इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने डंबल लिया, लेग्स एक्सटेंड की और आपने टच किया, ऊपर उठना है आपने, वी अप्स कहते हैं इसको। अब हमारी रेजिस्टेंस ऐड हो गई है। ये डंबल है 5 किलो का, वजन आप जितना इंक्रीज करते जाएंगे उतने मसल्स को आपके टेंशन पड़ेगी। और जब मैं नीचे जा रहा हूँ, पाँव मेरे सीधे हवा में है, एक्सटेंड किया, यहाँ पे हमने ख्याल रखना है कि हमने 15 से नीचे नीचे रेपिटेशंस रखने हैं, हाई रेप नहीं रखने। टच किया ऑल द वे, पूरा ऊपर, आप जब भी ये वर्जिश की हरकत करें तो इसको नोट कीजिएगा कि आपने एक्सटेंड की लेग्स को, हाथ ऊपर, और आप ऊपर आएंगे तो एब्डोमिनल वॉल को कंप्रेस करेंगे। साथ ही इसके बाद हमारी अगली वर्जिश की हरकत है, लेकिन इसके हमने 4 सेट्स करने हैं, याद रहे, और 15 से कम रेपिटेशंस होंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, वाइड किया हमने लेग्स को, डंबल को ट्विस्ट किया। अब क्या करना है, लोअर बॉडी लॉक चाहिए मुझे, आपने 10 किलो वजन उठाया हुआ है, अपर बॉडी को ट्विस्ट किया, यहाँ लेके आएंगे और यहाँ लेके आएंगे, क्रॉस बॉडी, ठीक है, 180 पूरा शिफ्ट करेंगे। किस तरीके से, लोअर बॉडी लॉक, वाइड स्टैंस, मूव, लोअर बॉडी मूव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अपर बॉडी ट्विस्ट करेगी। 10 किलो का वजन आपने रोटेशन पे यूज़ किया, स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन, 15 रेपिटेशंस, माइंड बॉडी कनेक्शन। एहतियात से, बाजू आपके सीधे हों, डंबल को मजबूती से पकड़ा हो आपने, और 15 रेपिटेशंस। इसके बाद साथियों हमने क्या करना है, अगेन 4 सेट्स, पानी की स्मॉल सिपिंग अगर आपको चाहिए साथ साथ। और नेक्स्ट हमारी है साथियों, हमने डंबल को लिया इस तरीके से, साइड एंगल में हमने लेट के प्लैंक पोजीशन पे आना है, जिसको साइड प्लैंक कहते हैं। पाँव के ऊपर पाँव रखा, बॉडी अलाइन होनी चाहिए आपकी, ठीक है साथियों। अब आपने क्या करना है, ये देखिए बॉडी को मैंने लिफ्ट कर दिया है, लिफ्ट कर दिए तो ऑलरेडी टेंशन यहाँ पड़ गई है, ठीक है, एंटायर एरिया पे कोर के। आप डंबल को लिफ्ट करेंगे और पंचेस, बिल्कुल स्ट्रेट बैकअप, स्ट्रेट बैकअप, सीधा जाएंगे, बाजू सीधा, वापस पीछे आएंगे, कंट्रोल्ड, बॉडी कंट्रोल्ड, वेट कंट्रोल्ड। बहुत ज़्यादा आपके पेट वाले हिस्से पे टेंशन है, कोर पे। 10 से 15 रेपिटेशंस, नाइस एंड कंट्रोल। इसके बाद क्या करना है, हमने दूसरी साइड को भी ट्रेन करना है, नहीं भूलना आपने, ठीक है। 10 to 15 रेपिटेशंस आपने किए, और इसके बाद प्रोड्यूसर सब कह रहे हैं वाइंड अप, इसको यूँ रखा और 10 से 15 रेपिटेशंस। साथियों, ये था हमारा आज का वर्कआउट। ये इतना कमाल का वर्कआउट था कि आप डेफिनेटली फील करेंगे अपने एब्डोमिनल वॉल पे टेंशन। जो रेपिटेशंस और मैंने आपको सेट्स बताए, तकरीबन आपका 20 से 25 मिनट का वर्कआउट होगा, 4 सेट्स करेंगे। वर्कआउट के बाद आपने क्या करना है, अपने पेट को स्क्वीज इन करना है, फिर छोड़ना है। 3 सेट इसके करने हैं। पेट के मसल्स को स्क्वीज इन किया, छोड़ा, स्क्वीज इन किया, छोड़ा, और होल्ड करके रखना है, जितना मैक्सिमम आप होल्ड कर सकते हैं हर पेट के वर्कआउट के बाद। इससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा, वेस्ट लाइन कम होगी। साथियों, ये था आज का हमारा वर्कआउट। इसके बाद
हमारे साथ मौजूद होंगी महर, और वो ऐसी किस शख्सियत पे ट्रिब्यूट पेश करने जा रही हैं उसको अनफोल्ड करेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सुरीली सुबह हो जाए, अच्छी खबरें हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए, बुक रिव्यू हो जाए, उसके बाद मतलब आप क्या सोचते हैं कि दिन में और कुछ अच्छा क्यों नहीं हो सकता? सब अच्छा हो सकता है क्योंकि महर आ गई हैं और वो आज हमारे सेगमेंट को बहुत कलरफुल बनाने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रो। थैंक यू। पता है, मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में अगर खुशी ढूंढने लगे ना, जैसे मैं खुश हो गई कि अच्छा भाई आज तो बुक रिव्यू हो गया, कुछ अच्छी एक्सरसाइज हो गई, गुड न्यूज़ हो गई, और अब ये जो कुछ म्यूजिकल सा होने वाला है, इससे तो दिन बहुत ही अच्छा मूड गुजरेगा। फ्रेश हो जाता है ना म्यूजिक सुन के। और आज हम जिस लेजेंड को ट्रिब्यूट देने वाले हैं, उनकी अभी रिसेंटली डेथ एनिवर्सरी थी, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे, उनको ट्रिब्यूट देंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। और रेबेका मसूद राना साहब को अगर मैं गैलेक्सी ऑफ म्यूज़िक कहूँ तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा गाने गाए, जिसमें 400 से करीब उर्दू गाने थे और तकरीबन 600 से करीब पंजाबी गाने शामिल हैं। तो इनका ये रिकॉर्ड था कि इन्होंने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। बिल्कुल। और उसमें हैप्पी सॉन्ग, सैड सॉन्ग, रोमांटिक, क्लासिकल, हर स्टाइल ऑफ सिंगिंग इन्होंने मतलब प्रॉपर इन्होंने गा के बताया है कि किस तरह से हर स्टाइल में, मतलब जैसे सिंगर होता है ना, हर गाने के डिफरेंट मूड्स होते हैं। हैप्पी मूड में अलग आपको एफर्ट करना पड़ता है, सैड में सैड हो जाना पड़ता है, तो इन्होंने हर स्टाइल दिखाया है गाने में। सो आई थिंक मैं जिस तरह से आप बात करिए कि हर जो है वो म्यूजिक के वो कहते हैं ना कि तरीके को गा लिया, जिसमें सैड है, बहुत ही हैप्पी है, तो आई थिंक ये बड़ा अलग होता है। कुछ सिंगर्स अगर अभी हम देखते हैं तो वो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा तो उनके स्लो गाने ही आ रहे हैं, बड़ा अपबीट म्यूजिक है तो अपबीट म्यूजिक आ रहे हैं। और रेबेका, आपको इंटरेस्टिंग बात पता है, इनके कोई भी मेंटोर्स नहीं थे, इन्होंने कहीं से नहीं सीखा। इवन के वालिद साहब की मुखालफत के बावजूद ये चाहते थे कि ये एक सिंगर बने, और इन्होंने उनकी मुखालफत के बावजूद हैदराबाद रेडियो स्टेशन से बाकायदा इस करियर का आगाज़ किया। और बस शौक का आलम होता है ना कि नहीं, मैंने गाना ही गाना है। शौक अगर आप में किसी चीज़ का हो तो आप रुक नहीं सकते। मुझे लगता है शौक जो है वो बहता दरिया है जो अपना रास्ता खुद बना लेता है। और यकीनन ऐसे लेजेंड्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं या जानते हैं तो हमें खुशी मिलती है और एक हौसला मिलता है कि आप कोई भी काम जो आप अपने तरीके से अपनी एक्सपर्टीज में करना चाहते हैं वो आप भरपूर तरीके से कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और वोकल रेंज की अगर हम बात करें तो एक जो सिंगर है उसकी या तो वो हाई नोट्स अच्छे कह देता है, लोअर नोट्स उसके इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन मसूद राना साहब का ये खासा था कि उनके लोअर नोट्स भी अच्छे थे। इसी वजह से हर एक कंपोज़र की ख्वाहिश होती थी कि वो अपने गाने इन्हीं से करवाएं। इसी वजह से, यही वजह है कि उनके सबसे ज़्यादा गाने हैं। मसूद राना साहब के कुछ जो ऐसे पॉपुलर गाने जो हर ज़बान आम हुए, लोगों ने उसको गाया, कुछ है ना पॉपुलैरिटी यही होती है। बिल्कुल। 1963 में इनका फिल्म शरारत का गाना था, ए दिल तुझे अब उनसे कैसी शिकायत है। इस गाने के बाद शोहरत की बुलंदियों को ये छू गए थे। इनका गाना ये इतना पॉपुलर हुआ, बेसिकली ये मसरूर अनवर साहब की बहुत ही खूबसूरत पोइट्री थी, उन्होंने गज़ल स्टाइल में इसको लिखा, लेकिन जो कंपोज़र थे दीबू भट्टा साहब ने इसको कंपोज उन्होंने गाने के स्टाइल में किया, मतलब गज़ल नुमा गीत इसको कहा जाता है। गीत नुमा गज़ल है ये। तो इसके बाद उनको ज़बरदस्त कामयाबी मिली और बहुत ही खूबसूरत ही गाना था, मोहम्मद अली पर पिक्चराइज हुआ बहुत खूबसूरती से। तो ये वो गाना था जिससे उनको पॉपुलैरिटी मिली। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो ना एक यादें ताज़ा हो जाती हैं और फिर आपका दिल चाहता है कि उस म्यूज़िक को आप दोबारा से सुने, क्योंकि वो म्यूज़िक, मुझे लगता है म्यूज़िक वही है। खैर म्यूज़िक तो आज भी है, लेकिन आज के गाने जब हम सुनते हैं ना तो वो एक हफ्ता सुनेंगे, 2 हफ्ता सुनेंगे, 1 महीना, उसके बाद वो आपको भूल जाता है। बिल्कुल। लेकिन वो ये गाने हैं जो आज तक हमें याद है। बिल्कुल ऐसा ही। सो आई थिंक यही वो लोग होते हैं जो अपने लेजेंड होने का सबूत देते हैं। बिल्कुल, वो ऐसा काम कर जाते हैं कि वो 100 सालों तक भी कोई नहीं भूल पाता। बिल्कुल, इसीलिए तो उनको लेजेंड कहा जाता है। लेजेंड कहा जाता है। तो कुछ ऐसे खास डायरेक्टर्स थे जो जिनके साथ ये ज़्यादा काम किया करते थे। ऑलमोस्ट हर एक म्यूज़िक डायरेक्टर की ख्वाहिश थी कि वो अपने गाने इनसे करवाएं, लेकिन इनको जो मसूद राना साहब के जो फेवरेट तरीन म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो G.A. चिश्ती साहब थे। उनका ये कहना था कि उनकी कॉम्पोजिशन इस तरह की होती थी कि एक बार ही सुन के ना याद हो जाती थी, तो वो बड़ी आसानी से तकरीबन
आधे घंटे में उनको याद हो जाती थी इनकी ट्यून्स। लेकिन अगर म्यूज़िक डायरेक्टर्स की बात करें तो लिस्ट है म्यूज़िक डायरेक्टर्स की जिनके साथ इन्होंने काम किया, क्योंकि हर एक म्यूज़िक डायरेक्टर की विश होती थी कि इनसे अपना गाना करवाएं। तो वो लंबी लिस्ट है, मुझे लगता है हमारा सेगमेंट का टाइम कम पड़ जाएगा, लिस्ट बहुत लंबी। क्योंकि इसी के साथ जिस तरह आपने बताया कि 400 उर्दू फिल्मों के लिए गाया और 600 के करीब पंजाबी गाने जो है वो गाए, तो आप ये सोचिए कि कितने सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ, कितने कंपोजर्स के साथ जो है उन्होंने काम किया होगा। तो यकीनन एक लंबी फहरिस्त है। आपने ठीक कहा कि सेगमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। असल में उनको शौक था, आप जो चीज़ शौक से करते हो ना, जो आपको खुद पसंद है, तो वो फिर आप रेबेका आप खुद समझ सकते हो कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो वेरी मच मेहर, आपने हमारे सेगमेंट को बहुत ही कलरफुल बना दिया, आपने हमारे दिन को बड़ा म्यूजिकल बना दिया। हैव अ ग्रेट डे। सेम टू यू। अभी हम बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक के जानिब। ब्रेक के बाद तौसीक हमारी मुलाकात करवाएंगे हमारे मेहमान इरफान अहमद उर्फी साहब से। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।